लाइफ ऐसा होगा। हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। तो फाइनली ऐसा आईपीओ जिसका हम पिछले साल से वेट कर रहे हैं, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इस आईपीओ को जब फरवरी में जे हमने मार्केट में बहती खून की नदियां बनाई थी ना, उस टाइम पे मैंने साफ साफ बोल दिया था कि मैं इस आईपीओ को अवॉइड कर रहा हूँ। बट वो तब का टाइम था जब इसकी वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा थी, और एक अब जिस वैल्यूएशन पे आ रहा है, अब मैं इसमें भी काफ़ी इंटरेस्टेड हो चुका हूँ। आज ना हम इस कंपनी के बारे में हर चीज़ डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट जो चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस करते आ रहे हैं, कंपनी काम क्या करती है, कंपनी के पॉजिटिव नेगेटिव, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसके अलावा कंपनी के डेट्स और उसमें फाइनल ओपिनियन। लेकिन आज इन चीज़ों के साथ साथ हम कंपनी के कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे कि अब इस कंपनी को इतने अच्छे तरीके से हम डिस्कस करने वाले हैं कि आने वाले टाइम पर इस कंपनी में क्या स्कोप रह सकता है। देखो, क्योंकि जब हम किसी भी कंपनी के शेयर्स लेते हैं तो हम इनडायरेक्टली उस कंपनी के ओनरशिप में हमारा नाम आ जाता है। तो एज अ शेयर होल्डर, एज अ ओनर ऑफ दैट कंपनी, हमारा उसमें क्या रिव्यू रह सकता है कि हमें इस कंपनी में देखना चाहिए कि हम इसमें आगे जा सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हैं या शॉर्ट टर्म के लिए, या इनफैक्ट हमें अवॉइड ही करना चाहिए। तो आज की ये वीडियो बड़ी ही मस्त होने वाली है, और इस वीडियो को ना अब इसे लाइक कर दो और शेयर कर दो, क्योंकि इस वीडियो के लिए मैंने भी बहुत मेहनत कर दी है आप लोगों के लिए। तो शुरुआत करते हैं आईपीओ का लव ट्रायंगल LIC। नाम तो हर किसी ने सुना होगा, इनफैक्ट नाम छोड़ो सर, हर किसी के घर में हर फैमिली मेंबर के नाम से पॉलिसी तो होगी ही होगी। कोई ऐसा आदमी होगा 100 में से 10 या 20 बंदे जिन्होंने LIC की पॉलिसी ना ले रखी हो। अगर हम LIC की बात करें तो ये सबसे बड़ी कंपनी है, इसमें कोई शक ही नहीं है इंश्योरेंस प्रोवाइड करने की। और इसके पास 66.2% का न्यू बिजनेस प्रीमियम का मार्केट शेयर भी है, और कंपनी ऑफर करती है इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, नॉन पार्टिसिपेट प्रोडक्ट्स लाइक ULIP, सेविंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट, हेल्थ इंश्योरेंस एंड एन्युटी एंड पेंशन प्रोजेक्ट। अगर हम 30 सितंबर 2021 की बात करें तो इसके पास अगर हम टोटल AUM की बात करते हैं ना, वो 39 लाख करोड़ का है। और LIC 2048 ब्रांचेस को ऑपरेट करती है, जिनमें 113 डिविजनल ऑफिसर्स एंड 1554 सैटेलाइट ऑफिस भी हैं। और ये इंडिया में नहीं, फिजी, मॉरिशस, बांग्लादेश, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, UAE, बहरीन, कतर, कुवैत, यूनाइटेड किंगडम, कहाँ कहाँ नहीं है। पूरे ग्लोबल में ना ये अच्छे से फैली हुई है। अगर हम इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें, LIC एक पार्ट इंश्योरेंस एंड पार्ट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट कंपनी है, जो सभी को मालूम है। और इनके जो प्लान्स है कॉम्बिनेशन में आते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट, जिसकी हमें ग्रंटेड रिटर्न भी मिलती है। और इसी के साथ LIC के पास 13.5 लाख एजेंट्स हैं, जो इस कंपनी के लिए अपनी जान तक लगा चुके हैं। इन्हीं की वजह से ये कंपनी इस दम तक पहुंची है। इनफैक्ट कोई भी हमारे पास एजेंट आ जाए, पॉलिसी छोड़ो, कुछ भी बेचने को, छोटे से छोटा प्रोडक्ट, उसे इतनी मेहनत करनी पड़ जाती है ना, और एट लास्ट में हम फिर भी उसे मना कर देते हैं। लेकिन अगर कोई LIC का एजेंट आ जाए ना, हम उसे कभी ना करते ही नहीं है। हम उसे कहेंगे हाँ भाई हमारी पॉलिसी तैयार कर दे। और तीसरा इसका मेजर पॉइंट LIC का, जो ना एक कहते हैं विश्वास, पब्लिक में पूरा का पूरा है, चाहे वो इंश्योरेंस की साइड से हो या इन्वेस्टमेंट की साइड से हो। तो एक तरीके से ना ये पॉइंट बहुत ही इफेक्टिव होने वाला है। नेक्स्ट, LIC 39 लाख करोड़ के एसेट्स को मैनेज करती है। दैट इज मोर मनी देन द इंटायर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री कंबाइंड। मतलब कि ये वो मनी है 39 लाख करोड़, जितना कि अगर हम पूरी की पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को ले लेना, उससे भी ज्यादा की हो जाती है। और इंडिया की स्टॉक मार्केट में ना 4% का इन्होंने ओन कर रखा है, एंड मोर गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी ले रखे हैं देन RBI। और इसी के साथ लीडिंग इंश्योरेंस प्रोवाइडर कंपनी है इंडिया में, हम सभी को पता है। और ग्लोबल की बात करें तो ये 5th लार्जेस्ट कंपनी है। इनके पास अलग अलग टाइप की इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, जो हर किसी पर्सन के साथ वेरी टू वेरी
उनकी अकॉर्डिंग उनको दी जाती है। अब हम कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी लेके चलते हैं। हालांकि इनके अलावा भी मैं कुछ नेगेटिव पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ, लेकिन वो लास्ट पार्ट में डिस्कस करूंगा। अभी हम एक बार जो अपना रेगुलर कर रहे हैं उसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपना देखेंगे। तो ना सबसे पहले LIC की जो ये ग्रोथ है ना, पॉलिसी ग्रोथ, अब ये पुअर हो चुकी है। ये अपना मार्केट शेयर लूज कर रहे हैं अब के टाइम में, क्योंकि आज के टाइम में प्राइवेट इंडस्ट्रीज काफी ज्यादा ग्रो कर रही है, स्पेशली इन अर्बन एरियाज। सेकंड पॉइंट, जो इनका मार्जिन है इंश्योरेंस में हो या फिर इन्वेस्टमेंट में, वो काफी लो है एज कंपेयर टू प्राइवेट इंडस्ट्री फिर से। एंड लास्ट, LIC को ना वैल्यू करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है एज अ बिजनेस मॉडल अदर देन एनी अदर कंपनी। और अब अगर हम कंपनी की फाइनेंशियल्स की बात करें, देखो भाई सिंपल सी बात बताऊं, मुझे ये डिजिट पढ़ने में ना काफी मेहनत करनी पड़ी है। आप लोग देख लो, ज्यादा बेटर है, चलो एक बार हम डिस्कस कर ही लेते हैं। अगर हम टोटल असेट्स की बात करें तो सबसे पहले एज पर 31 मार्च 19 में 3 करोड़ 36 लाख मिलियन। और अगर हम 31 मार्च 2020 की बात करें 3 करोड़ 41 लाख मिलियन। 31 मार्च 2021 में 3 करोड़ 74 लाख मिलियन। और रिसेंट की बात करें 31 दिसंबर 2021 की, तो 4 करोड़ 9 लाख मिलियन। इसी के साथ अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो एज ऑफ 31 मार्च 1990 में 26,000 मिलियन, 31 मार्च 2020 में 27,000 मिलियन, 31 मार्च 2021 में 29,000 मिलियन, 31 दिसंबर 2021 में 17,000 मिलियन। अब आप खुद चेक कर सकते हो कि इनके फाइनेंशियल फाइनेंशियल इतने तगड़े हैं ना कि सारा स्वाद आ जाता है देख के कि कोई दिक्कत ही नहीं है फाइनेंशियल में। तो अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सबसे पहला, इनको तो लिस्टिंग का बेनिफिट चाहिए, और दूसरा इनका जो पॉइंट है वो इनको OFS पूरा करना है। अब अगर हम LIC के टाइम टेबल की बात करें तो LIC ओपन होगा 4 मई को, क्लोज होगा 9 मई को, अलॉटमेंट होगी 12 मई को, रिफंड मिलने स्टार्ट हो जाएंगे 13 मई से, शेयर क्रेडिट हो गए 16 मई को, LIC की लिस्टिंग डेट है 17 मई। LIC का एक लोट 15 शेयर्स का रहने वाला है, जिसकी अमाउंट हमें पड़ने वाली है 14,235 रुपीज की एज अ रिटेलर। और एक लोट से ज्यादा अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये IPO आराम से ओवर सब्सक्राइब होने वाला है। प्री इश्यू की बात करें तो 100% था, और पोस्ट इश्यू के बाद 96.50%। मतलब कि आप लोग देख सकते हो कि LIC सिर्फ अपना 3.5% का स्टेक बेच रही है, और इसका बेनिफिट हमें आने वाले टाइम पे मिलेगा, जिसे मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ कि इसका बेनिफिट हमें कहाँ से मिलेगा और हम इसका बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और ये ऐसा पॉइंट है ना कि आपके ना दिल खुश हो जाएगा कि बारे न्यारे हो गए सर। और इसी के साथ अगर हम कुछ और डिटेल्स की बात करें तो LIC का फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर का आने वाला है, प्राइस वैल्यू 902 से 949 का है, 15 शेयर्स का और लॉट साइज है। और अगर हम इशू साइज की बात करें तो 21,000 करोड़ का इशू साइज रहने वाला है, जो कि पूरा का पूरा OFS है, जहां पर रिटेल को डिस्काउंट मिलेगा 45 रुपीज पर शेयर का, और एम्प्लॉय को भी 45 रुपीज पर शेयर का। BSE NSE दोनों पे लिस्टिंग होगा। क्या OIB को 15% का शेयर है, रिटेल को 35% का है, HNI को 15% का है। अगर हम कंपनी के प्रमोटर की बात करते हैं तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्टिंग थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी के प्रमोटर है। अब हम इस IPO को ना जिस जिस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, तो उस तरीके से हम फाइनल प्राइस आपको एक बार बता देते हैं। HNI कोटा में अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको पड़ेगा 949 का फाइनल प्राइस। रिटेल कैटेगरी में आपको 45 रुपीज का डिस्काउंट मिलने वाला है, और आपको मिलेगा ये 904 का। एम्प्लॉय कोटा में भी 45 का डिस्काउंट मिलेगा और 904 का पड़ने वाला है। पॉलिसी होल्डर, जहां पर सबसे ज्यादा इन्होंने डिस्काउंट दिया है और ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, और इन्होंने 60 रुपीज का डिस्काउंट रखा है, और उनको ये शेयर पड़ने वाला है 889 रुपीज का। अब इसी में ना एक और पॉइंट, हम लोगों को पता है कि हम किसी भी ID से एक ही लोट अप्लाई कर सकते हैं, इट मीन कि 1 पैन कार्ड 1 लोट। बट जहां पर हमारे लिए एक एक्सेप्शनल केस आ चुका है, LIC ने हमें ऑप्शन दी है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके पास पॉलिसी है तो आप अपनी उसी ID से एक लोट एज अ पॉलिसी होल्डर अप्लाई कर सकते हो, और उसी के साथ साथ प्लस लगा लो बीच में, एक लोट LIC के साथ अप्लाई कर चुका है और उसी के साथ साथ उसी पैन कार्ड से आप दूसरा लोट एज ए रिटेल कैटेगरी भी अप्लाई कर सकते हो।
मतलब आपने एक साथ 2 लोट अप्लाई कर दिए हैं और ये आपके दोनों के दोनों वैलिड माने जाएँगे। और इसी के साथ और साथ में अगर आपने एज़ ए पॉलिसी होल्डर अप्लाई कर दिया और आप रिटेल में अप्लाई नहीं करना चाहते, आपके पास अमाउंट अच्छी खासी है, आप एचएनआई से अप्लाई करना चाहते हो, तो प्लस आप दूसरा लोट एचएनआई से अप्लाई कर सकते हो। बट जहाँ पर एक दिक्कत हो सकती है कि अगर आपने ये सोचा कि मैं रिटेल से भी अप्लाई कर दूँ प्लस एचएनआई से भी अप्लाई कर दूँ, तब आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। आप सिर्फ पॉलिसी होल्डर के साथ कॉम्बिनेशन बना सकते हो। और इसी के साथ कौन-कौन से वो पॉलिसी होल्डर इसमें एलिजिबल माने जाएँगे। एक तो वो लोग पॉलिसी होल्डर्स माने जाएँगे इसमें जिनकी पॉलिसी खरीदी हुई है 13 फ़ेब 2022 से, और जो पॉलिसी होल्डर है ना, वही होना चाहिए ना कि बेनिफिशियरी। और तीसरा 28 फ़ेब 2022 से पहले आपका पैन कार्ड ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो जाना चाहिए था। तभी आप लोग एज़ अ पॉलिसी होल्डर इसमें एप्लीकेबल माने जाओगे। अब देखो, ये सब चीज़ें हमने पुरानी डिस्कस कर ली है जो हम करा करते हैं। बट जहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले अगर हम कंपनी के एक पॉइंट को देखें, कंपनी ना आज के टाइम पे अगर हम पिछले कुछ सालों से देखें अप्रॉक्स 7 टू 8 ईयर्स, कंपनी का मार्केट शेयर कंटिन्यूअसली डिक्रीज हुआ है। और अगर हम डिक्रीज की बात करूँ तो 8% तक डिक्रीज हुआ है। और यही पॉइंट हमारे लिए काफ़ी बड़ा नेगेटिव पॉइंट भी आ जाता है कि कोई इतनी अच्छी कंपनी है बट उसका मार्केट शेयर कम हो रहा है। मतलब कि कंपनी लॉन्ग टर्म में हमारे लिए अच्छी नहीं रहने वाली। इसलिए हमें इस पॉइंट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जो ये इंडस्ट्री है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री, वो आज के टाइम पे अगर हम इंडस्ट्री की बात करते हैं पूरी की, वो ग्रोथ कर रही है 17% से। बट अगर हम एलआईसी की बात करें, वो ग्रोथ कर रही है सिर्फ 7% से। अब आप देख लो कि कितना ज़्यादा फ़र्क है, कहाँ 7% और कहाँ 17%। मतलब कि 2% से भी ज़्यादा का हमें डिफरेंस जहाँ पर मिल रहा है। तो इस बात को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। हाँ, इनके पीछे के रीज़न क्या हैं? हमारे पास रीज़न भी सामने आ जाते हैं। एक तो ना जो एलआईसी है, अपना जो मार्जिन रखती है ना, वो बहुत कम रखती है। ये अपना मार्जिन रखते हैं 10% के अप्रोक्स। और जहाँ पर भाई अदर जो कंपनीज़ है प्राइवेट सेक्टर्स हो गए, वो 20% का मार्जिन लेके चलते हैं। और दूसरी बात, एलआईसी ना ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन ज़्यादा प्रेफ़र करती है। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन करती नहीं है, करती है, बट 90% से है ना ज़्यादा इनकी पॉलिसी एजेंट्स के द्वारा ऑफलाइन बेची जाती है। और अगर हम जहाँ पर बात कर देना कि एलआईसी ऑनलाइन पे इतना फोकस क्यों नहीं कर रही? भाई साहब एक चीज़ देखो, आप लोग सही हो, अगर मैं एज़ अ शेयर होल्डर कहूँ कि हाँ, मैं कंपनी का मालिक हूँ, मुझे तो अपना ग्रोथ देखना है, तो मैं भी कहूँगा कि ऑनलाइन करो, आज का डिजिटल ज़माना है, कहाँ ऑफलाइन के चक्करों में पड़ रहे हो। लेकिन जिस कंपनी को लोगों ने मेहनत करके खड़ा किया है ना, अगर आप उन लोगों को ध्यान नहीं रखोगे, उन लोगों को कहोगे जाओ, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, तो सोचो उन लोगों पर क्या बीतेगी। अगर जहाँ पे कोई प्राइवेट सेक्टर होता, तो बेशक वो कर देता क्योंकि प्राइवेट सेक्टर अपना प्रॉफिट देखता ज़रूर है। बट ये गवर्नमेंट है, जहाँ पर ये चीज़ नहीं देखी जाएगी। उन्हें अपने उन सभी लोगों का ख्याल रखना पड़ेगा, चाहे हम एज़ अ शेयर होल्डर कुछ भी सोचें, बट हमें उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए आज भी ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिसीज़ ऑफलाइन एजेंट्स के थ्रू ही बेची जाती हैं। तो ये तो थी कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स। अब अगर मैं 1-2 पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करूँ, सबसे पहले ना वैल्यूएशन। देखो, जो ये वैल्यूएशन आई है, बहुत अच्छी आई है, डिसेंट वैल्यूएशन है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें 100% लिस्टिंग गेन मिल जाएगा, मिल भी सकता है। बट फिर भी जो पहले वैल्यूएशन आई थी, आज के टाइम पे वो वैल्यूएशन बहुत फेयर आई है। अगर हम बात करें कि इन्होंने अच्छी वैल्यूएशन निकाली है एज़ अ शेयर होल्डर, मुझे इस वैल्यूएशन में कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो, हमने कहा था 3.5% स्टेक कंपनी बेच रही है। अब इसका पॉइंट सुन लो, इन्होंने 3.5% स्टेक भी बेचा है। मतलब कि आने वाले टाइम में इन्हें अपना और भी पार्ट बेचना पड़ेगा, वो ओएफएस के थ्रू होगा। और यही पॉइंट अगर हम बात करें कि जैसे कि पहले भी कई कंपनीज में हो चुका है गवर्नमेंट की, फॉर एग्जांपल आईआरसीटीसी। तो ना अगर ओएफएस लेगा कौन? अगर ओएफएस में लोगों का इंटरेस्ट बनाना है, तो कम से कम जो ये प्राइस पे आ रहे हैं, तो उन्हें भी पता लगना चाहिए ना कंपनी ग्रो कर रही है। तो यही कहीं न कहीं पॉजिटिव पॉइंट आ जाता है। कंपनी अभी की अभी पिट गई, जहाँ पे हमें प्रॉफिट होना चाहिए वो निकल गया,
अब वो डिस्काउंट में खुल गया, जब शेयर अब गिरता जा रहा है। तो आने वाले टाइम में जब इसका ओएफएस आएगा, तो क्या उस ओएफएस में लोग इंटरेस्टेड होंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो यहीं पर ये हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट आ जाता है। तो कंपनी को वहाँ पर अपने ओएफएस भी लाने हैं, तो इसीलिए ये कंपनी शॉर्ट से मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव में नज़र में रह सकती है। और तीसरा, सर इन्होंने ना डिस्काउंट दे दिया, ये भी हमें काफ़ी अच्छा लगा, और साथ में एक लॉट पॉलिसी होल्डर से अप्लाई करो और दूसरा रिटेल कोटे से करो। और ना इसी के साथ एक और पॉइंट था कि एलआईसी का एक नेगेटिव पॉइंट और डिस्कस करता हूँ। देखो, जहाँ पर ना गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है। कहने का मतलब कि फॉर एग्जांपल होता है ना, कोई गवर्नमेंट सेक्टर डूब रहा है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूँ, आईडीबीआई बैंक, येस बैंक, कि तब जहाँ पर गवर्नमेंट एक्शन में आ जाती है और वो बोलती है, जब आईडीबीआई डूब रहा था, एलआईसी को बोला जाओ इसमें पैसा लगाओ और इसे बचाओ। सेम एज येस बैंक, एसबीआई को बोला गया जाओ पैसा लगाओ और उसे बचाओ। तो वहाँ पर एज ए शेयर होल्डर हमें ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि हम उस कंपनी में अपना पैसा दे रहे हैं कि हमारा पैसा उस जगह पर जाए जहाँ पर आने वाले टाइम में हमें उसका कोई बेनिफिट ना मिले। तो इस चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर कहूँ कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, आपके साथ हर पॉइंट को डिटेल में डिस्कस कर दिया गया है। इसी के साथ अगर मैं अपनी बात करूँ कि मैं इस कंपनी में अप्लाई कर रहा हूँ या ना करूँ, तो देखो, मुझे वैल्यूएशन अच्छी लगी है, ठीक है? मैं इस कंपनी में अप्लाई करने की सोच रहा हूँ, और फाइनल डे पर फाइनल डिसीजन आपको बता दूँगा, बट अभी तक मैं इस आईपीओ में इन हूँ। थैंक यू वेरी मच, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।